Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 3, the company's civil administration and revenue policy. So students, in this video we'll discuss about the civil administration of the British and their revenue policy. किस तरीके की उनकी revenue policy थी, किस तरीके से वो civil administration करते थे, ये सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. स्टूडेंट आई होप यू ऑल हैव सीन चैप्टर 2 वीडियो. अब पूछो मैम क्यों देखना है चैप्टर 2 वीडियो. तो बेटा उस वीडियो में हमने बैटल ऑफ प्लासी डिस्कस किया है, बैटल ऑफ बक्सर डिस्कस किया है, और जब तक आपको पता नहीं होगा बैटल प्लासी में क्या हुआ, बक्सर में क्या हुआ, ये वीडियो आपके लिए प्रॉब्लम वाली हो जाएगी. तो पहले आप चैप्टर 2 देखिए, ठीक है. चलो, सो स्टूडेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिलिट्री विक्ट्री होती गई, भले वो कार्नेटिक वॉर में हो, बैटल ऑफ प्लासी में हो, बैटल ऑफ बक्सर में हो, तो इस तरीके से युद्ध जीतते जीतते जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या बन गई, इंडिया में एक पॉलिटिकल पावर. ठीक है. After winning Battle of Plassey, Battle of Buxar, Carnatic War, British East India Company became a political power in India. Okay, चलो फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो कंपनी का न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आफ्टर द एंड ऑफ 1772 में एक बड़ा काम हुआ. वो काम था ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड होना. ठीक है. ड्यूअल गवर्नमेंट भी हमने लास्ट चैप्टर 2 में डिस्कस की है. तो बेटा ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म किया 1772 में. अब कंपनी के पास न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई. पहले तो कंपनी क्या करती थी, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का काम करती थी, और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो नवाब या किंग देखते थे. पर अब यहाँ पे ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म किया 1772 में. फुल फ्लेजेड एक ही सरकार रहेगी, वो रहेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट. तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम आई. क्या प्रॉब्लम आई वो देखते हैं. क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी. बच्चा, एडमिनिस्ट्रेशन देखना इजी टास्क नहीं होता है, तो उसके ऊपर बर्डन आ गया इनोरम हाउस एक्सपेंडिचर का. बहुत बड़े अमाउंट उसने एक्सपेंड किया किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए. इस तरीके से कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, कंपनी का दिवाला निकल गया, और कंपनी ने अपील किया भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश लेजिस्लेचर को. उस टाइम इंडिया में तो पार्लियामेंट था नहीं. ब्रिटिश लेजिस्लेचर को उसने अपील की कि भाई हमें लोन दे दो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बैंकक्रप्ट हो गए हैं, क्योंकि अब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है. तो पार्लियामेंट बोलता है ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, पर तुमसे एडमिनिस्ट्रेशन ना हो पाएगा भाई, तुम ट्रेडिंग कंपनी हो, ट्रेड कर पाओगे, इसलिए अब हम भी रेगुलेट करेंगे कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. व्हाट द ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश लेजिस्लेचर सेड दैट सी, administration responsibility is not fulfilled by you in a proper manner. You are not earning profit from India, you are making losses there. That is why we are going to involve in companies administration. भैया हम समझ गए कि कंपनी का काम प्रॉफिट बाइंग और सेलिंग ही होता है, तुम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे. तो उन्होंने फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमान अब पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ली थी, तो उन्होंने बहुत सारे एक्ट पास किए इसके लिए. तो पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784. स्टूडेंट्स, ये एक सेपरेट टॉपिक बनते हैं डिस्कशन के, 5-5-6 मिनट का वीडियो बनता है इनके ऊपर कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या था, पिट्स एक्ट के अंदर क्या था. अगर आप बोलेंगे तो मैं इनका एक जिसको हम बोलते हैं ना कि रेफरेंस के लिए एक हम वीडियो बना देंगे, वो भी अगर आप कमेंट करेंगे तो ठीक है, क्योंकि इनको डिस्कस अगर हमने यहाँ किया तो चैप्टर का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो बस अभी आप लोग यह याद रखो कि रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 में, फिर पिट्स इंडिया एक्ट पास किया 1784 में. स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. इफ यू वांट द डिटेल्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स एक्ट टू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक वीडियो. सो यहाँ पर क्या हुआ, विच सेंट्रलाइज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स एक्ट इन इंडिया. Besides the Charter Act passed every 20 years to renew companies' right to eastern trade. उसके बाद भी हर 20 ईयर में बच्चा हम रिन्यू करेंगे किसकी पावर, कंपनी की पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर, किसके लिए, ईस्टर्न ट्रेड के लिए. अब ब्रिटिश पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ने बोल दिया है कि हर 20 ईयर में हम आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बताएंगे कि आपके पास कितने राइट्स रहेंगे ईस्टर्न में ट्रेड करने के लिए. आई बात समझ में. चलो ये हो गया. अच्छा, इसके बाद में ग्रेजुअली तो कंपनी का जो कंट्रोल था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कंट्रोल था कंपनी के ऊपर, वो और ज़्यादा बढ़ता गया. ठीक है. पार्लियामेंट का बहुत हद तक कंट्रोल हो गया किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर. तो अल्टीमेटली 1858 में तो बच्चा, खैर इसके लिए एक इवेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, रिवोल्ट ऑफ 1857. जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ
उस ये इमीडिएट कॉज था कि सारी पावर कौन ले लेगा, ब्रिटिश क्राउन ले लेगा, पर आपकी बुक बोलती है कि ये ग्रेजुअल लॉन्ग रन प्रोसेस थी कि इतना सब कुछ करने के बाद एंड हुआ, ये भी हम मान लेते हैं चलो। तो अल्टीमेटली 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म हो गया और पूरी तरीके से इसको टुक ओवर कर लिया ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है। अब इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज होंगी उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा बच्चा, ब्रिटिश क्राउन देखेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देखेगी। ये कब डिसाइड हुआ, 1858 में। आगे बात समझ में, और इसके लिए जो बेसिक और इमीडिएट कॉज था वो था रिवोल्ट ऑफ 1857, जो जिसको स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था मंगल पांडे ने, फिर झांसी की रानी और बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन करते गए। नाउ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम लोग देखेंगे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो स्ट्रक्चर क्या था एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। जो गवर्नर जनरल होते थे वो एडमिनिस्टर करते थे ब्रिटिश टेरिटरीज को इंडिया में, किसकी हेल्प से, काउंसिल की हेल्प से। आई बात समझ में, एक काउंसिल बना दिया गया, उस काउंसिल की हेल्प से गवर्नर जनरल एडमिनिस्टर करते थे ब्रिटिश टेरिटरीज को, ठीक है। इंडिया की जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनको एडमिनिस्टर करेगा गवर्नर जनरल और उसकी इस काम में हेल्प करेगा काउंसिल। स्टूडेंट्स लार्ज नंबर में ऑफिशियल्स होते थे जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को वेरियस लेवल पे करते थे। देखो एक गवर्नर जनरल है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है इंडियन टेरिटरीज का, उसको हेल्प कर रहे हैं काउंसिल के मेंबर्स, ठीक है। फिर इसके अलावा भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंडिया बहुत छोटा नहीं है ना बच्चा, इतना बड़ा एरिया है, ये बड़े एरिया में इतने सारे प्रोविंसेस हैं, विलेजेस हैं, तो उन सब के लिए डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए वेरियस लेवल पे बहुत सारे ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए और उन ऑफिशियल्स को हम बोलते थे सिविल सर्वेंट। और ये किससे बिलोंग करते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, आज जिसको हम आईएएस बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसको उस टाइम में हम क्या बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि किसने फाउंड की थी बच्चा, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 में आईसीएस इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। आईसीएस का एग्ज़ाम होता था लंदन में ही। तो बच्चा आप सोच लो, क्या एक कॉमन पीपल इस आईसीएस की एग्ज़ाम को देने जा सकता था, भले वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, नॉट पॉसिबल। हमारे सुभाष चंद्र बोस ने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था, इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को, पर बाद में छोड़ दिया। और जो उनका पेट्रियोटिज्म था, नेशनलिज्म की फीलिंग थी, वो उनको इंडिया की तरफ ले आई कि भैया मुझे इनके साथ, आईसीएस के साथ काम नहीं करना है, चलो। तो आईसीएस क्या है, आज के आईएएस की तरह ही पहले आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज होता था, जिसको शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब शुरू किया था, 1793 में। और इनका काम क्या था, जितने भी आईसीएस के मेंबर थे, कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी के गवर्नर जनरल्स को हेल्प करना। स्टूडेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड। ब्रिटिश इंडिया क्यों बोला, क्योंकि उस टाइम पॉलिटिकल कंट्रोल किसके पास था बेटा, ब्रिटिश के पास था। तो ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडिया को हमने प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे वर कॉल्ड प्रेसिडेंसीज, और बंगाल को, मद्रास को और बॉम्बे को क्या बोला, प्रेसिडेंसीज। क्या बात समझ में आ गई। देखो पूरे ब्रिटिश इंडिया को बहुत सारे प्रोविंस में डिवाइड किया, उसमें से 3 प्रेसिडेंसी बनी। अब तक कितनी है, सिर्फ 3, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। अब तक मतलब जहाँ चैप्टर में हम पहुँचे अभी तक 3 प्रेसिडेंसीज बनी है, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। हर प्रेसिडेंसी का होता है गवर्नर और उसका एक काउंसिल होता है। हर प्रेसिडेंसी का होगा एक गवर्नर और उसका काउंसिल होगा। अच्छा, गवर्नर को अपॉइंट करना हो, काउंसिल को अपॉइंट करना हो, दोनों ही काम कौन करते थे, ब्रिटिश मोनार्क। Even the appointment of governor or his council is done by whom, British monarch। सुनो, ये तो 3 प्रेसिडेंसी हो गई जिनमें एक गवर्नर होगा और उसका काउंसिल होगा। इसके अलावा जितनी भी प्रोविंस थी उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, जिसको ही हम चीफ कमिश्नर भी बोलते थे, और उसको अपॉइंट करने का काम करता था गवर्नर जनरल। तो क्या बात समझ में आ गई, पहले मोनार्क गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेगा, फिर गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर को या चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे प्रोविंस के लिए। क्या बात समझ में आ गई। फिर से एक बार देखो, प्रेसिडेंसीज के लिए होगा गवर्नर और उसका काउंसिल, और जितने डिफरेंट प्रोविंसेस हैं जो प्रेसिडेंसी नहीं है उनमें होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर, और मतलब या तो ये जिसको अपॉइंट करेगा गवर्नर जनरल। चलो भाई, अब एक प्रोविंस को और प्रेसिडेंसी को भी डिवाइड कर दिया जाता था डिस्ट्रिक्ट्स में। क्या बात समझ में आई। एक प्रोविंस और प्रेसिडेंसी दोनों को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी इंडिया में अंडर ब्रिटिश। तो ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो मेन फोकस होता था डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में बैठा होता था कलेक्टर, जो आज भी है।
हमारे पास भी आज टिल डेट यही सिस्टम वर्क कर रहा है। आज भी हमारे पास कलेक्टर है हर डिस्ट्रिक्ट में। जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता था वो एक इम्पॉर्टेंट सिविल सर्वेंट होता था, जो आईसीएस पास करके ही आता था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का सिविल सर्वेंट है कलेक्टर, और उसके ऑफिस को हम बोलते थे कलेक्टोरेट। आज तक भी यही नाम है, कलेक्टोरेट, कलेक्टर। ठीक है। अच्छा, जो कलेक्टर होता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। ये उसका पहला काम था कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट से क्या करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और वही ड्यूटी निभाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। द कलेक्टर कलेक्टेड रेवेन्यू एंड वॉज ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसी को हम क्या बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसका काम था जस्टिस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कलेक्टर करेगा, जस्टिस कलेक्टर देखेगा, और रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी के ऊपर थी। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ब्रिटिश कितने खराब थे बेटा। देखो इंडियंस का भी रिक्रूटमेंट होता था एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, पर यूजुअली लोअर लेवल पे। ठीक है, वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करते थे, पर बिल्कुल लोअर ग्राउंड पे। हमें सैलरी भी बिल्कुल लो देते थे, कम देते थे, और हमें प्रमोशन भी नहीं देते थे। उस टाइम में बहुत ही खराब था ब्रिटिशर्स, है ना। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी, पर वो कौन सी थी, बिल्कुल लोअर लेवल पे। फिर सैलरीज देते थे कम, और प्रमोशन भी नहीं करते थे। एक सर्टेन लेवल के बाद बोलते थे भैया यू आर इंडियन, यू आर नॉट हैविंग दैट मच माइंड, आपको हम इससे ज़्यादा आगे लेवल पे प्रमोट नहीं करते हैं, नहीं कर पाएंगे। और जितनी भी हाई पोस्ट होती थी वो रिजर्व करके रख लेते थे, किसके लिए, यूरोपियंस के लिए। ठीक है, कि जितनी भी हाई पोस्ट होगी उस पर तो कौन ही बैठेगा, यूरोपियन ही बैठेगा भैया। So students, all the high posts are reserved for Europeans. On the lower levels, they are going to recruit to Indians in a low salary. चलो अब आती है पुलिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भैया ये महान इंसान थे, आईसीएस ले आए, पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने पुलिस सिस्टम को। ठीक है, ये जो पुलिस सिस्टम होता था स्टूडेंट, इसका हेड होता था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस सिस्टम का हेड होगा कौन बचा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सुपरिटेंडेंट और एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में पुलिस सिस्टम का हेड होगा बच्चा कलेक्टर, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू थाना। डिस्ट्रिक्ट को क्या में डिवाइड कर दिया, थाना में, और हर थाने में एक दरोगा होता था। ठीक है बात, हर थाने में कौन होगा, एक दरोगा। द विलेज एंड टाउन्स, जो छोटे छोटे विलेज होंगे, टाउन्स होंगे, उनमें चौकीदार होगा और कोतवाल्स होंगे। ठीक है, कोतवाल चौकीदार आपको मिलेंगे विलेज और टाउन में। डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया छोटे छोटे थानों में, और उस थाने का हेड होगा दरोगा। ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, और अल्टीमेटली इन सबका हेड कौन होगा बच्चा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चा इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उन्होंने कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ नहीं रखा। यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ मतलब एक रूल एक रेगुलेशन जो सारी इंडियंस पे फॉलो हो, ऐसा यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रखा। इनिशियली कंपनी कंटिन्यूड विथ हिंदू लॉ बेस्ड ऑन एशियन धर्मशास्त्र और मुस्लिम लॉ कॉल्ड सरिया। शुरुआत में इन्होंने हिंदूज को उनके धर्मशास्त्र के हिसाब से लॉज बने रहे, जैसा था उसको कंटिन्यू किया। मुस्लिम शरिया के हिसाब से अपने आप को करना चाहते थे तो उनको उसकी फ्रीडम दे दी। ठीक है, दीज लॉ, इन लॉज को इंटरप्रेट करता था हिंदू पंडित और मुस्लिम मौलवी। अगर मुस्लिम है तो मौलवी के पास राइट था भैया कि आप लॉज का इंटरप्रिटेशन करो, हिंदू है तो हिंदू पंडित को राइट दे दिए। तो क्या बात समझ में आई कि शुरुआत में कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉज नहीं थे। इनिशियली कंपनी ने कंटिन्यू किया हिंदू लॉ बेस्ड ऑन एंशिएंट धर्मशास्त्र, मुस्लिम लॉज और शरिया, शरिया के बेसिस पे मुस्लिम और धर्मशास्त्र के बेसिस पे हिंदू के लिए। पर बाद में नहीं, चलो अभी तो छोड़ो, बात की बात हम बाद में ही करेंगे। ये लॉ का इंटरप्रिटेशन कौन करते बेटा, हिंदू उसके लिए कर देते पंडित, और मौलवी कर देते मुस्लिम्स के लिए। कंपनी सेटअप, द कंपनी सेटअप सिविल कोड्स। कंपनी ने क्या सेटअप किया स्टूडेंट, सिविल कोड सेटअप किए अंडर यूरोपियन जजेस एंड क्रिमिनल कोड अंडर मुस्लिम मुफ्तीज एंड काजीज। ठीक है, फिर सिविल कोड्स बन गए जिनमें यूरोपियन जज होते, क्रिमिनल कोड बने जिसमें मुस्लिम मुफ्तीज और काजीज होते। द रेगुलेटिंग एक्ट एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774। फिर जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसने सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करवाया, कहाँ पर, कलकत्ता में। कब करवाया बच्चा, 1774 में। आज हमारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है बच्चा,
दिल्ली में सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली में। और पहला सुप्रीम कोर्ट अगर आपको पूछा जाए हिस्ट्री में तो क्या बोलेंगे? पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था। पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था, ना कि दिल्ली में। कब बना था? 1774 में। ठीक है, तो चलो ये भी इतना लिखा हुआ समझ में आ ही गया होगा आपको। सो स्टूडेंट, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको पूरा क्वेश्चन और आंसर नहीं आता है और आप फ्लो चार्ट में भी बना के आते हैं तो भी आपको मार्किंग पूरी होगी। तो मैम ने अगर पूछा राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, what ma'am will ask, write down the structure of British administration in India. If you are going to make these entire flow chart, you will get full marks. So I am going to explain you here this flow chart. तो पहला क्या है बच्चा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, काउंसिल का गवर्नर जनरल। फिर जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सर्विसेज, पुलिस, आर्मी होगी। जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगा और हाई कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट उस टाइम में बना 1774 में। कहाँ बना? कलकत्ता में बना। ठीक है, और हाई कोर्ट बने हर प्रोविंस में। देन गवर्नर जनरल इन काउंसिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। सिविल सर्विसेज मतलब आईसीएस हम लोगों ने पढ़ा। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जरा और ध्यान से पढ़ो। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा? डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट होगा, थाना होगा दरोगा के अंदर, विलेज में चौकीदार होगा और टाउन में कोतवाल होगा। विलेज में चौकीदार, टाउन में कोतवाल। ये किसके अंदर है बेटा? थाना एक दरोगा के पास होगा, दरोगा के ऊपर होगा डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उसके ऊपर होगा डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। चलो, और इन सब के ऊपर कलेक्ट्रेट का कंट्रोल होगा और आर्मी। चलो, फिर यहाँ पर क्या आता है बेटा? ये जो गवर्नर इन काउंसिल होगा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, इसके नीचे काम करेगा आईसीएस पास करके आया हुआ कलेक्टर, जिसको आप मजिस्ट्रेट भी बोलेंगे। वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी करेगा और जज भी रहेगा, मजिस्ट्रेट भी रहेगा। ठीक है, और ये रहा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज। ठीक है, तो हाई कोर्ट के अंदर जज का काम ये कलेक्टर ही कर लेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये बन जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी होगी। तो मुझे लगता है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नर इन काउंसिल, सिविल सर्विसेज, पुलिस और आर्मी। फिर पुलिस में हम लोग दरोगा कोतवाल से दरोगा के नीचे कोतवाल होगा और चौकीदार होगा, दरोगा के ऊपर डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट होगा, डेप्यूटी के ऊपर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर आपको जरूर आना चाहिए। In 1793, Lord Cornwallis introduced a code of law covering various aspects of administration. स्टूडेंट, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को लग गया कि भाई हिंदूज के हिसाब से, मुस्लिम्स के हिसाब से हम ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, तो उसने एक यूनिफॉर्म कोड लेके आ गया जो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट को कवर करता था। It established the superiority of written laws over laws based on custom and traditions. कस्टम और ट्रेडिशन पे जो लॉ बेस करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि रिटर्न लॉज हों। ओके, इस सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कोड ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट को कवर किया और उसे पता चल गया कि भाई जो कस्टमर ट्रेडिशन पे लॉ बेस करती है वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें रिटर्न लॉज लेके आने पड़ेंगे। In due course, a graded system of court was set up below the Supreme Court. Supreme Court के नीचे भी कोर्ट सेटअप होने लगे, कंप्लीट ग्रेडेड सिस्टम स्टार्ट हो गया। देखो बच्चा, पहला सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिशर्स ने ओपन किया था 1774 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। पहला हाई कोर्ट भी उन्होंने कलकत्ता में खोल दिया, उन्हें पता नहीं कितना प्यार था कलकत्ता से। दूसरा खोला मद्रास में, तीसरा खोला बॉम्बे। अंडर द ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम, लीगल प्रोसीजर्स वर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। स्टूडेंट, ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम के हिसाब से जो जुडिशल सिस्टम इंडिया में आ गया वो टाइम कंज्यूमिंग भी था और एक्सपेंसिव भी था। जो आज हम बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये कहीं ना कहीं हमें ब्रिटिशर्स का एक गिफ्ट है। ठीक है, तो जो लीगल सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दिया वो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी बहुत लेता था, बहुत पैसे भी लेता था, एक्सपेंसिव भी था। सो स्टूडेंट्स, graded system of court was set up below Supreme Court in 1865. High Court were established at Calcutta, Madras, Bombay. High Courts बन गए। पहले सुप्रीम कोर्ट तो बन ही चुका था 1774 में कलकत्ता में, उसके बाद हाई कोर्ट बना 1865 में। बार बार इस पे इसलिए फोकस करियो बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना, पहला हाई कोर्ट कब बना? तो हाई कोर्ट भी बना कलकत्ता में, सुप्रीम भी बना कलकत्ता में। कब बना? सुप्रीम बना 1774 में, हाई बना 1865 में।
पर कोई चीज़ काम का नहीं, बहुत टाइम भी लेता और बहुत एक्सपेंसिव भी रहता। सो स्टूडेंट, अब भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें ख़त्म हो गई, सिविल कोर्ट बना दी, हाई कोर्ट बना दिए, पुलिस लेके आ गए। अब आते हैं कि लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी कैसी थी ब्रिटिशर्स की। तो लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी की अगर हम बात करें तो 1765 में कंपनी दीवान बन गई थी। दीवान का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्टर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीवान? रेवेन्यू कलेक्टर। इंडिया के कुछ एरिया में दीवानी राइट्स मिल गए थे ब्रिटिश को, और दीवानी राइट्स का मतलब क्या है बच्चा? रेवेन्यू कलेक्शन राइट। ये भी हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया है। इसके बाद जितने भी कंपनी के करप्ट सर्वेंट थे, करप्ट मतलब जो भ्रष्टाचारी सर्वेंट थे कंपनी के, उन्होंने एक ह्यूज अमाउंट में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया। किससे? पीजेंट से। दे पॉकेटेड मोस्ट ऑफ द मनी, लीविंग वेरी लिटिल फॉर द कंपनी। अच्छा, यहाँ पर देखो करप्शन भी हमारे इंडिया का देन नहीं है, ये भी कहीं से आया, कहीं ना कहीं इंग्लैंड से ही है, यूरोपियन से लेके आया इसको भी। देखो, अब जैसे ही रेवेन्यू कलेक्शन, दीवानी राइट किसके पास आए? ब्रिटिशर्स के पास आए कुछ कुछ एरिया के। तो जितने भी ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया? एक लम सम अमाउंट कलेक्ट करना स्टार्ट किया पीजेंट से। सपोज करो 100 रुपीज़ एक पीजेंट से लिए रेवेन्यू के फॉर्म में, टैक्स लगा के, रेवेन्यू के फॉर्म में नहीं। ये रेवेन्यू हुआ ब्रिटिशर्स के लिए, और टैक्स दिया किसने? इंडियंस ने। तो वो किसके लिए रेवेन्यू बन गया? ब्रिटिशर्स के लिए। तो ए पीजेंट था, उसने 100 रुपये दिए, तो इस 100 का 60 रख लेता वो कलेक्टर, बोले तो ऑफिसर ऑफ कंपनी, ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी, और 40 दे देते वो कंपनी को। तो बेटा इस तरीके से तो कंपनी बन गई एक ही नज़र में बिल्कुल विलन, और कंपनी के पास जा रहा है सिर्फ 40 रुपये, 60 रुपये रख रहा है वो करप्ट ऑफिसर, और ये सोच रहा है कंपनी कितनी खराब है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू ले रही है। तो ये सिस्टम बहुत ही खराब साबित हुआ किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। चलो फिर से देखें बुक में क्या लिखा है। After this, company corrupt servant began to extract huge amount of land revenue from the peasants. Peasants से बहुत सारा टैक्स को कलेक्ट करते, अपने पॉकेटों को भरते, और छोटा सा अमाउंट किसको दे देते? कंपनी को दे देते। Also their method of collection caused widespread misery among the peasant। और जिस तरीके से ये लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये peasants के among मिजरी का, उनकी दयनीय स्थिति का कारण बन गया, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी डे बाय डे डिक्लाइन करने लग गया। टू एंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, पर कंपनी तो चाहती थी भैया हमें रेगुलर इनकम मिलती रहे। किससे मिलती रहे? एक रेगुलर इनकम मिलती रहे, हमें किससे मिलती रहे? किसानों से मिलती रहे। तो कंपनी ने फेल्ट की द नीड टू रेस्टोर एग्रीकल्चर। भैया अब कंपनी को लगने लगा कि हमें, देखो उस टाइम बहुत सारी फैक्ट्री और इंडस्ट्री तो इंडिया में थी नहीं, एक ही सोर्स था रेवेन्यू का, वो था एग्रीकल्चर। तो कहीं कंपनी ऑफिशियल्स को, कंपनी को, इवन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, कहाँ पर? ब्रिटिश लेजिस्लेचर को ये लगने लगा कि हमें एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो हमें रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं मिलेगा। इट ऑल्सो डिसाइडेड टू सेटल और फिक्स द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे, या कलेक्टर चाहता था, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर था उस टाइम में, गवर्नर जनरल थे, उनको लगता था कि जो रेवेन्यू हम कलेक्ट कर रहे हैं इसका अमाउंट हमें सेटल कर लेना चाहिए, फिक्स कर लेना चाहिए। एंड हु हैड टू पे। तो एक अमाउंट भैया फिक्स हो जाए, सेटल हो जाए, आपको पता रहे कि आपको कितना अमाउंट देना है। द कंपनी ट्राइड आउट मेनी एक्सपेरिमेंट्स फॉर दिस पर्पस। और कंपनी ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए इस रेवेन्यू अमाउंट को बढ़ाने के लिए, फिक्स करने के लिए। हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला तो भाई ये लॉर्ड कॉर्नवालिस तो बहुत ही महान था। क्यों महान था? इसने बहुत सारे क्या किया हमारे इंडिया में, ये कर दिया, वो कर दिया। अब परमानेंट सेटलमेंट भी लेके आएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद। सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बनाई, स्टेट कोर्ट इन्होंने बनाने का प्रस्ताव रखा, नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट बनाई बस इन्होंने। हाई कोर्ट तो अभी थोड़े टाइम बाद आने वाली, तो उसको बाद में देखेंगे वो किसकी देन थी। क्योंकि हाई कोर्ट आई है बच्चा, कब आई है हाई कोर्ट? हाई कोर्ट 1865 में। तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम में लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे। हाँ, तो उस टाइम में लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, ठीक है। तो चलो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुप्रीम कोर्ट ले आए, और अब परमानेंट सेटलमेंट लेके आ गए। So, in 1793, Lord Cornwallis introduced the permanent settlement in Bengal। Lord Cornwallis ने 1793 में permanent settlement introduce कर दिया, कहाँ पर? बंगाल में। Later he extended it into Bihar, Jharkhand, Orissa, Northern Madras and Benares, ना को वाराणसी। ओके स्टूडेंट, तो इनिशियल फेज में जो परमानेंट सेटलमेंट था वो रेस्ट्रिक्ट था सिर्फ बंगाल तक। In later phase, it also introduced in Bihar, Jharkhand, Odisha, Northern Madras and Benares।
See, in this system, land revenue was fixed permanently at the highest possible amount that the land could yield. Student, इस सिस्टम में जो रेवेन्यू का जो अमाउंट था जो फिक्स किया जाता था वो इतना ज़्यादा कर दिया जाता था कि मैक्सिमम एक लैंड एरिया से जितना प्रोड्यूस होता है उसके बेसिस पे वो टैक्स लगा दिया था. बात समझ में आ गई? जो मतलब टैक्स का अमाउंट कैसा होगा बच्चा, बहुत ज़्यादा हाई होगा. लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड परमानेंटली एट, एक बार जो फिक्स कर दिया वो परमानेंट हो जाएगा और उसका अमाउंट हाईएस्ट पॉसिबल होता था. जितना एक लैंड को यील्ड कर सकती है उतना हमने सोच कर एक बहुत बड़ा अमाउंट लगा दिया किसके ऊपर, किसानों के ऊपर. इट वॉज टू बी कलेक्टेड बाय द ट्रेडिशनल जमींदार्स, और जमींदार्स को ही बोला भैया ट्रेडिशनल आप आज तक आप ही करते आए हो, टैक्स कलेक्शन आप ही करो, कलेक्ट करके हमें दे देना. इट वॉज कलेक्टेड बाय ट्रेडिशनल जमींदार, जो जमींदार होते थे वही टैक्स कलेक्ट करते थे. Of the revenue collected, 89% would go to state and 11% to जमींदार. जमींदार से बोला ये जो तुम टैक्स कलेक्ट करोगे ऐसा नहीं कि हम फ्री में करवा रहे हैं, 11% तुम रख लेना, 89% हमें दे देना. तो क्या एग्रीमेंट हुआ बेटा जमींदार और ब्रिटिश के बीच में? वो था कि जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा जमींदार उसका 89% मिलेगा ब्रिटिश को और 11% मिल जाएगा जमींदार को. क्या इतनी बातें क्लियर हैं? परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. पहले किया था बनारस में, फिर धीरे धीरे करके उसका एरिया एक्सटेंड करते गए. एक बार में ही मैक्सिमम पॉसिबल हाईएस्ट अमाउंट हमने इम्पोज कर दिया लेबर्स पे. ये परमानेंट होता था, इसमें ईयर बाय ईयर कोई चेंजेस नहीं आएंगे. आपकी प्रोड्यूस कितनी भी हो इतना अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा. जमींदार को बोला टैक्स कलेक्ट आप करना, और उस टैक्स कलेक्शन में 89% रखेगा ब्रिटिश और 11% किसके पास रहेगा? जमींदार के पास. जमींदार पूरा कलेक्ट करके 89 दे देगा ब्रिटिश को, 11% रखेगा खुद. चलो, now students, effects of permanent settlement. Student, this is the last topic which I am going to cover in this video, part 1 video. Rest part will discuss in part 2. Okay, तो इफेक्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट के इफेक्ट्स क्या हुए फाइनली वो हम देख लेते हैं. न्यू लैंड लॉज. प्री ब्रिटिश इंडिया में जो ज़मींदार होते थे उनके पास ओनरशिप राइट नहीं होते थे लैंड के. क्या बात समझ में आ गई? प्री ब्रिटिश के पहले जो इंडिया था ज़मींदार के पास कोई ओनरशिप राइट नहीं होते थे लैंड के. पर जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया तो इनकी पोजीशन को हेरिडेटरी बना दिया, इन्हें हेरिडेटरी लैंड ओनर्स बना दिया विद द राइट टू सेल और लीज देयर लैंड. समझ में आ गई बात? ज़मींदार को क्या बोल दिया गया, ये ज़मीन अब आपकी है, आप इसके हेरिडेटरी ऑनर रहेंगे, आपके बाद आपका बेटा इसका ऑनर बन जाएगा, आपके पास राइट है ज़मीन को सेल करने का या इसको लीज पर दे देने का. आई बात समझ में? बस तुम्हें 89% हमें देना है, बाकी ज़मीन आपकी, इसको लीज करना है लीज करो, सेल करना है सेल करो. अब स्टूडेंट क्या होता, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना. रेवेन्यू फिक्स तो ब्रिटिशर्स ने बहुत हाई कर दिए थे. तो इन रेवेन्यू डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो कौन किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी. बहुत सारे ज़मींदार लोन ले लेते. सपोज करो ABCDEFG एक गांव के जितने भी किसान थे उनसे रेवेन्यू कलेक्शन हुआ 80 रुपीज़ और ब्रिटिशर्स को देना है 120 रुपीज़. तो ये जो 40 रुपीज़ होते थे इसको क्या करते थे जो ज़मींदार से, क्योंकि उनकी लैंड किसी के कंट्रोल में ना चली जाए, ब्रिटिश उनसे कुछ ना बोले, इसके चक्कर में वो मनी लेंडर से ये जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बैलेंस अमाउंट होता था वो लोन में ले लेते थे. पर अगर वो लोन को रीपे नहीं कर पाते तो इनके जो लैंड के राइट्स होते वो टेकन ओवर बाय द मनी लैंडर्स और वो बन जाता नया ज़मींदार. क्या बात समझ में आ गई? देखो, रेवेन्यू हमने पहले पढ़ लिया कि रेवेन्यू जो फिक्स होता है वो बहुत ही हाई अमाउंट होता है. अगर मैं ज़मींदार हूँ और मैं उस अमाउंट को पे नहीं कर पाऊँगी तो भैया ब्रिटिशर्स बोलेंगे आप किस काम के ज़मींदार, तो ब्रिटिशर्स ज़मींदारी तो वैसे ही ट्रांसफ़र कर देंगे. तो ज़मींदार क्या सोचता कि चलो मनी लेंडर से लोन ले लेते हैं. मनी लेंडर से लोन लेता और अगर उस लोन को वो गलती से भी पे नहीं कर पाता तो उसकी ज़मीन टेक ओवर कर लेता मनी लेंडर और नया ज़मींदार बन जाता मनी लेंडर. द न्यू ज़मींदार यूजुअली हैड नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड्स एंड लिव्ड इन सिटीज़. और जो नए ज़मींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, सॉरी मनी लैंडर्स जो होते हैं, उनका बैकग्राउंड ही नहीं होता, वो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, सिटीज़ में रहते हैं. तो वो क्या करते हैं, अपनी ज़मीन को लीज़ कर देते हैं टीनेंट्स को एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. बहुत सारा किराया लेके अपनी सारी की सारी ज़मीनें किसको दे देते? टीनेंट्स को दे देते, किसानों को दे देते. ये ज़मीन की ओनरशिप राइट किसके पास आ गया बेटा? मनी लैंडर के पास आ गया. अब ये मनी लैंडर तो सिटीज़ में रहता है, गांव में रहता ही नहीं है, इसका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है ही नहीं. तो ये ABCD को बुलाता नहीं, इनसे बोलता तुम्हें ज़मीन पे खेती करना है, आओ मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट में रेंट दे दो और इस ज़मीन पर खेती करने का तुम्हारा काम है. पर ये जो रेंट होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता.
द टीनेंट्स इन, अब ये जो टीनेंट्स होते ये फिर सब लीज कर देते अपनी ज़मीन को। देखो मैंने ज़मींदार से ली, नए ज़मींदार जो मनी लेंडर बन गए, मैंने ज़मींदार से ली, मैं हो गई रश्मि, फिर मैंने फिर अपनी ज़मीन को एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पर लीज हुई और ये क्या हो गई, सब लीज। सो देयर वॉज अ चेन ऑफ टीनेंट्स, और इस तरीके से चेन बनती गई टीनेंट्स की बिटवीन ज़मींदार एंड द लास्ट टीनेंट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ये लास्ट टीनेंट थे, बीच में थी रश्मि, मैं और था ज़मींदार, तो एक चेन बनती गई। द कल्टिवेटर हैड टू बियर द बर्डन ऑफ इंक्रीज रेंट, और जो बेसिक जो कल्टिवेटर होता जो उस ज़मीन पे कल्टिवेशन करता, बेसिक रेंट का बर्डन उसके ऊपर आता। So student, I'm ending this video here. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll discuss the next part, condition of peasants in part 2. I hope everything is clear. If not, please write your doubts in comment section.